थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है। हमारी आज की मूवी है साल 2016 में रिलीज हुई इंपीरियम। ये मूवी माइकल जर्मन नाम के एक रियल एफबीआई एजेंट पे बेस्ड है, जिसने कई साल व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट गैंग में अंडर कवर रह के उन्हें एक बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोका था। मूवी की कहानी है एक एफबीआई एजेंट की जो अंडर कवर रह के एक नियो नाजी गैंग को ज्वाइन करता है, जो व्हाइट्स की जगह हर एथनिसिटी के लोगों को हेट करते हैं, और इनके साथ रह के उस एजेंट को इन लोगों का क्रिमिनल माइंडसेट और रेसिज्म से भरी सोच समझ आती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की स्टोरी की तरफ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी फिर से रिक्वेस्ट आपसे कि मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के वॉशिंगटन से। एफबीआई की टीम एक उस्मान नाम के सोमाली लड़के को फॉलो कर रही है, जिसका एक फेडरल बिल्डिंग में ब्लास्ट करने का प्लान है, पर उसे ब्लास्ट करने से पहले ही एफबीआई के लोग अरेस्ट कर लेते हैं। इसी एफबीआई टीम का मेंबर है नेट फॉस्टर, जो अभी रिसेंटली ही ट्रेनिंग एकेडमी से एफबीआई में आया है। अरेस्ट के बाद उस्मान को इंटेरोगेशन के लिए लाया जाता है, पर वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करता। पर नेट उससे उसकी सोमाली लैंग्वेज में बात करने लगता है और उस्मान नेट से कंफर्टेबल होके इंटेरोगेशन में कोऑपरेट करता है। नेट का पीसफुल इंटेरोगेशन करने का तरीका उसकी एक सीनियर एजेंट एंजेला को बेहद पसंद आता है, जो उसके बात और नेगोशिएट करने की स्किल से काफी इंप्रेस होती है। नेट एक इंट्रोवर्ट होता है जिसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, और वो अपना सारा टाइम बुक्स पढ़ने में या काम करने में बिताता है, जिसकी वजह से ब्यूरो में बाकी एजेंट उसकी खिंचाई भी करते हैं। एक दिन एक सीक्रेट मीटिंग में उनका डायरेक्टर उन्हें बताता है कि सीसीएम नाम का एक रेडियो एक्टिव मटेरियल नॉर्थ अफ्रीका से अमेरिका लाया गया था, जो एक एक्सीडेंट के बाद चोरी हो गया है, जिसके 8 में से सिर्फ 2 कंटेनर्स ही उन्हें मिल पाए हैं और 6 कंटेनर्स अभी भी गायब हैं। इन 6 सीसीएम के डब्बों से एक बड़ा खतरनाक बॉम्ब बनाया जा सकता है, और एफबीआई का डायरेक्टर उन सबको देश में मौजूद सभी टेरर ग्रुप पे नजर रखने को कहते हैं, ताकि ये पता करा जा सके कि ये सीसीएम के कंटेनर्स किसने चुराए हैं। एंजेला को डाउट होता है कि ये कंटेनर्स व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप के पास भी हो सकते हैं, जो इनका बॉम्ब बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और अपनी स्टोरी को प्रूव करने के लिए वो नेट की हेल्प मांगती है। एंजेला उसे डैलिस वॉल्फ नाम के एक आदमी के पॉडकास्ट और रेडियो शो सुनाती है, जो नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, और वो हेट स्पीचेस के थ्रू व्हाइट लोगों को ब्लैक्स और सभी नॉन व्हाइट लोगों से लड़ने के लिए उकसाता है। एंजेला नेट से कहती है कि मैंने तुझे इंटेरोगेशन रूम में देखा था और तू किसी के साथ भी घुल मिल सकता है, और वो नेट से अंडर कवर जाके एक व्हाइट गैंग को ज्वाइन करने को बोलती है, ताकि वो वॉल्स तक पहुंच सकें और देख सकें कि क्या वो कोई बॉम्ब बना रहा है या नहीं। नेट भी डेस्क जॉब से थक चुका होता है और उसे कुछ सीरियस टास्क करना होता है, इसलिए वो मान जाता है, और एंजेला अपने बॉस से इस मिशन की परमिशन मांग लेती है। नेट को एक नियो नाजी गैंग ज्वाइन करना होता है, इसलिए वो एक स्किन हेड की तरह अपना सर शेव कर लेता है, और वो सभी पॉडकास्ट सुनता है जो रेसिस्ट लोग सुनते हैं। साथ ही वो अगले कई दिनों तक वो सारी बुक्स पढ़ता है, जिससे उसे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोगों और एडोल्फ हिटलर की आइडियोलॉजी समझ आने लगती है। एंजेला नेट को एक एक्स आर्मी सोल्जर की आइडेंटिटी दिलाती है, और अपने एक इन्फॉर्मेंट के थ्रू नेट को विंस से मिलवाती है, जो एक व्हाइट गैंग का लीडर होता है। विंस और उसके गैंग से पहली बार मिलके नेट पूरे कैरेक्टर में आ जाता है, और उसकी रेसिस्ट बातों से सब कन्विंस होने लगते हैं कि नेट एक आर्मी के टूर से वापस आया सोल्जर है, जो उन्हीं की तरह व्हाइट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। विंस के गैंग में रॉय और जॉनी नाम का एक यंग लड़का भी होता है, और वो कुछ ही दिनों में नेट से फ्रेंडली हो जाते हैं। नेट भी अब उन्हीं की तरह अपने हाथ पे हाइकिंग क्रॉस का एक टैटू भी बनवाता है, और एंजेला उसे ये सब कंटिन्यू रखने को बोलती है, ताकि विंस नेट पे भरोसा करके उसे वॉल्फ से मिला सके। हर रात की तरह एक रात अपनी डेली रिपोर्ट ट्रांसक्रिप्ट लिखते हुए नेट सो जाता है, और जब सुबह अचानक रॉय और जॉनी उसके घर आते हैं, तब वो बड़ी मुश्किल से उनसे अपना एफबीआई की रिपोर्ट से भरा लैपटॉप छुपाता है। अब विंस और उसका गैंग नेट पे भरोसा करने लगते हैं, और वो उसे एक हाउस पार्टी में बुलाते हैं। ये पार्टी जेरी नाम के एक इंजीनियर के घर में होती है, जो कोई टैटूज या शेव्ड हेड नहीं रखता, बल्कि वो एक नॉर्मल लुकिंग फैमिली मैन होता है। जेरी से मिलके नेट काफी खुश होता है, क्योंकि जेरी भी व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट होता है, पर अपनी बातों और मैच्योरिटी की वजह से वो विंस के गैंग के लोगों से एक बिल्कुल अलग इंसान होता है। उसी पार्टी में विंस नेट को एंड्रयू ब्लैकवेल नाम के एक मस्कुलर आदमी से मिलाता है, जो ओहायो स्टेट के एक बड़े वॉलेंट व्हाइट ग्रुप का लीडर होता है, और वो सब वहाँ टीवी पे वॉल्फ का एक इंटरव्यू देखते हैं, जिसमें वॉल्फ एक रैली में सभी व्हाइट लोगों को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा होता है। नेट विंस से कहता है कि वो वॉल्फ का बेहद बड़ा फैन है, और वो एक दिन उससे मिलना चाहेगा, जिसपे विंस उसे कुछ दिनों बाद वॉल्फ के एक कन्वेंशन में ले जाता है, जहाँ पूरे देश के आर्यन ब्रदरहुड और बाकी व्हाइट ग्रुप के मेंबर्स भी आए होते हैं। वहाँ वुल्फ फिर से व्हाइट पावर और ब्लैक लोगों के अगेंस्ट एक जहरीली स्पीच देता है, जिसे सभी लोग बेहद प्रेज करते हैं। और उसकी स्पीच के बाद विंस नेट को पहली बार वॉल्फ से मिलाता है। नेट
वॉल्फ से कहता है कि वो उसकी स्पीचेस का एक फैन है और वो उसकी रैली में जरूर आएगा। साथ ही नेट उससे कहता है कि उसके कुछ अमीर फ्रेंड्स हैं जो वॉल्फ के रेडियो शो और पॉडकास्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे उसको एक ज्यादा बेटर ऑडियंस मिल सकेगी। और वॉल्फ इस प्रपोजल से बेहद खुश होता है। एक दिन रॉय और जॉनी एक ब्लैक आदमी को उसकी व्हाइट गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं और वो गुस्से में उस आदमी पर अटैक करने का सोचते हैं, पर जब नेट के रोकने पे भी वो नहीं रुकते, तब नेट अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उस आदमी पे अटैक करने का नाटक करता है और उसे मारने की जगह एक बॉटल सामने वाले स्टोर पे फेंकता है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और उन्हें पुलिस आने से पहले वहां से भागना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद नेट वॉल्फ और सभी व्हाइट ग्रुप्स की ऑर्गेनाइज करी हुई व्हाइट पावर रैली में जाता है, जहां ना चाहते हुए भी अपना कवर बनाए रखने के लिए नेट सबके साथ रेसिस्ट नारे लगाता है। पर वो रैली जल्द ही वॉलेंट हो जाती है जब एक एंटी रेसिस्ट ग्रुप पुलिस के सामने ही उन पे अटैक कर देता है और वहां मारपीट शुरू हो जाती है। नेट देखता है कि एंड्रयू के सर में चोट आई है और वो उसे वहां से टाइम पे निकालता है, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप के लोग उनकी कार पे भी अटैक कर देते हैं। किसी पुलिस केस से बचने के लिए नेट घायल एंड्रयू को लेके जेरी के घर आ जाता है, जहां नेट नोटिस करता है कि जेरी और उसकी फैमिली बेहद डिसेंट है और वो और जेरी डिनर और ड्रिंक करके काफी बातें करते हैं, क्योंकि दोनों को ही बुक्स पढ़ने का शौक होता है। और नेट नोटिस करता है कि जेरी रेसिस्ट होने के बाद भी किसी पॉलिटिकल रैली या वायलेंस से दूर रहता है। एंड्रयू नेट को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और अगले दिन उसे जंगल के बीच बने अपने मिलिट्री कंपाउंड में इनवाइट करता है। ये जगह काफी आइसोलेटेड और बड़ी होती है और एंड्रयू यहाँ व्हाइट लोगों के लिए एक वॉर ट्रेनिंग फैसिलिटी बना रहा होता है। एंड्रयू नेट से कहता है कि विंस और उसके गैंग मेंबर्स अभी बच्चे हैं और उनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ कोई चेंज नहीं ला सकती, पर मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और नेट नोटिस करता है कि एंड्रयू और उसके लोग वहाँ काफी वेपन्स स्टोर कर रहे हैं और एंड्रयू से शहर के वाटर पाइपलाइन का एक मैप भी दिखाता है और कहता है कि पाइपलाइन के थ्रू हम किसी बड़े अटैक को अंजाम दे सकते हैं। नेट को लगने लगता है कि वो सही रास्ते पे है और वो एंड्रयू से कहता है कि मैंने अपनी इराक की पोस्टिंग में स्पेशल वेपन्स ट्रेनिंग ली है और मैं तेरे नए रिक्रूट्स को निशाना लगाना सिखाने में हेल्प कर सकता हूँ। और एंड्रयू और वो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। नेट एक बिजनेस प्रपोजल लेके वॉल्फ के घर भी जाता है और उसके कन्वेंशन में करी हुई बात दोहराता है और कहता है कि इस लड़ाई में मेरे कुछ इन्वेस्टर फ्रेंड्स तेरी हेल्प कर सकते हैं और वो उसे स्टार्टिंग में $7,000 की फाइनेंशियल हेल्प करने का ऑफर करता है, ताकि वॉल्फ उस पर ट्रस्ट करने लगे और उसे सीसीएम या बॉम्ब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे। नेट वॉल्फ के घर वॉशरूम यूज करने के बहाने एक गाइगर मशीन से उसका घर स्कैन करता है और उसे उस मशीन से कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल के हल्के सिग्नल भी मिलते हैं। नेट अपने घर आके फौरन एंजेला और अपने बॉस को फोन करता है और उनसे $7,000 अरेंज करने को बोलता है और कहता है कि सभी FBI टीम्स को अलर्ट कर दो कि वॉल्फ उस चुराए हुए सीसीएम और एंड्रयू की हेल्प से कोई अटैक प्लान करने वाला है। अब नेट विंस और उसके गैंग को भूल के सिर्फ एंड्रयू और उसके कंपाउंड पे फोकस करने लगता है और अपना सारा टाइम वही स्पेंड करता है। एक दिन विंस और रॉय एंड्रयू के ऑफिस आ जाते हैं और उन्हें अवॉइड करने के लिए नेट को बुरा भला कहते हैं, पर एंड्रयू को नेट पर पूरा भरोसा होता है और वो और उसके आदमी उन्हें वहां से भगा देते हैं। FBI से पैसे आने पर नेट वो पैसे लेके फिर से वॉल्फ के घर जाता है और उससे पैसे देके कहता है कि उसके इन्वेस्टर्स और ज्यादा पे करने को भी तैयार हैं और वो बस तेरा आगे का प्लान जानना चाहते हैं। वॉल्फ उसे अपने रेडियो शो के बारे में बताने लगता है, पर नेट उससे बार बार किसी बड़े एक्शन के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगता है और वॉल्फ उसे उसके पैसे वापस करके कहता है कि उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है और वो नेट को अपने घर से जाने को कहता है। नेट को एंजेला का फोन आता है जो उसे फौरन ऑफिस वापस बुलाती है। वो कहती है कि वॉल्फ खुद ही आज हमारे ऑफिस आया हुआ है और कह रहा है कि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। एंजेला वॉल्फ को इंटेरोगेट करती है और वॉल्फ उससे बताता है कि वो यहाँ एक नेट नाम के लड़के की कंप्लेंट करने आया है, जिसने उसे कुछ पैसे ऑफर किए थे और वो उससे कोई वॉलेंट एक्शन लेने के लिए उकसा रहा था। एंजेला नेट का कवर ब्लो नहीं करती और वॉल्फ से कहती है कि तेरे रेडियो शोज कई यंग लड़कों को भड़काते हैं और हो सकता है कि नेट भी उन्हीं में से एक हो और उन्हें कुछ एविडेंस मिले हैं कि तेरे घर पे कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल है। पर वॉल्फ कहता है कि वो बस एक एंटरटेनर है जो पैसों के लिए स्पीचेस और रेडियो शोज करता है और वो इस व्हाइट सुप्रीमेसी की आइडियोलॉजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि उसे प्रोस्टेट कैंसर है और अगर तुम्हारी किसी मशीन को कोई भी ट्रेस मिला होगा तो वो इसीलिए क्योंकि मैं अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडियो थेरेपी करवा रहा हूँ। एंजेला की वॉल्फ और अटैक के बारे में सारी थ्योरी
गलत प्रूव होती है और उसका बॉस उसे और नेट को FBI का इतना टाइम वेस्ट करने के लिए बेहद डांटता है। वो कहता है कि वॉल्फ की तरह एंड्रयू भी कोई अटैक प्लान नहीं कर रहा था और उसके पास बस एक पाइपलाइन का मैप है जिसे दिखा के वो नए यंग लड़कों को अपने ग्रुप में शामिल करता है। साथ ही चेक करने पर उन्हें पता चला है कि उसके कंपाउंड में रखे सारे हथियार रजिस्टर्ड हैं, जिसका उनके पास लाइसेंस भी है। अपने बॉस से बुरी तरह डांट खाने के बाद एंजेला भी ये मानती है कि शायद वो एक गलत लीड फॉलो कर रहे थे और वो नेट को मिशन एंड करके वापस ऑफिस ज्वाइन करने को बोलती है ताकि वो किसी और मिशन पे काम कर सकें, क्योंकि उनके पास अपने सीनियर्स को दिखाने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। नेट काफी डिप्रेस होता है और अपना सामान पैक करके वापस आने का प्लान करने लगता है। अपने सामान में उसे जेरी की दी हुई एक बुक मिलती है और वो उस बुक को वापस करने उसके घर जाता है। जेरी नोटिस करता है कि नेट काफी अपसेट है और नेट कहता है कि वो ये शहर छोड़ के अमेरिका के वेस्ट साइड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि वो अपने लोगों के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। पर नेट को ऐसा देख के जेरी कहता है कि वो चाहे तो नेट उसकी हेल्प कर सकता है और तब हमें पता चलता है कि वॉल्फ ये एंड्रयू नहीं बल्कि जेरी अपने दो साथियों के साथ उस चुराए हुए सीसीएम के साथ एक बॉम्ब बना रहा है। बॉम्ब बनाने के लिए उन्हें एक केमिकल नहीं मिल रहा होता और नेट कहता है कि उसकी एक मेडिकल सप्लाई की कंपनी है और वो उन्हें उस केमिकल की जगह TATP नाम का एक बेटर एक्सप्लोजिव ला के दे सकता है। और नेट की बॉम्ब मेकिंग नॉलेज और कन्विक्शन देख के जेरी और उसके दोनों साथी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। एंजेला अपने बॉस और सभी सीनियर्स को अलर्ट कर देती है कि उन्होंने सीसीएम और बॉम्ब मेकर्स को ढूंढ लिया है और उनका मिशन अभी भी रनिंग है। एंजेला का दिया हुआ नकली TATP लेके नेट जेरी और उसके दोनों फ्रेंड्स को बुलाता है और उन्हें नकली TATP और केमिकल एक्सपोजर से बचने के लिए सूट्स देता है, पर वो तीनों उसे सीसीएम के लोकेशन या बॉम्ब ब्लास्ट का दिन अभी नहीं बताते। अगली सुबह एंजेला नेट को फोन पे बताती है कि जेरी और उसका ग्रुप उसके बिना ही बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने आज सुपरमार्केट से ढेर सारा अमोनियम नाइट्रेट खरीदा है ताकि उन्हें नेट का TATP यूज ना करना पड़े। नेट फौरन जेरी के घर जाता है जहां वो लोग उसे देख के चौंक जाते हैं, पर नेट कहता है कि तुम सबका फोन ऑफ था इसीलिए उसे यहाँ आना पड़ा। जेरी कहता है कि उन्हें शक है कि पुलिस हम तक पहुंचने वाली है इसलिए हम आज ही ये ब्लास्ट करने वाले हैं। और नेट देखता है कि जेरी ने अपने गैराज में उन सीसीएम बॉक्सेस और केमिकल के साथ एक बॉम्ब बनाया हुआ है। नेट अपने हाथ धोने का बहाना करके जेरी के घर वॉशरूम में जाता है और एंजेला को फोन पे बताता है कि सीसीएम से बना बॉम्ब जेरी के गैराज में है, पर वो उनसे रिक्वेस्ट करके रेड मारने से पहले 1 मिनट का टाइम मांगता है क्योंकि घर में जेरी की बीवी और बच्चे भी होते हैं और FBI को आता देख के जेरी बॉम्ब एक्सप्लोड कर सकता है या उसके वो दोनों साथी उन पर फायरिंग कर सकते हैं। नेट वापस गैराज में जाता है और उन तीनों की बॉम्ब का ट्रिगर बनाने में हेल्प करने का नाटक करने लगता है। वो बड़ी चालाकी से थोड़ा वॉशिंग डिटर्जेंट सबके पैरों में छिड़क देता है और कहता है कि एक सीसीएम का बॉक्स लीक कर रहा है और सभी पैनिक होके हथियार छोड़ के बॉम्ब सूट पहनने लगते हैं। पर जेरी नेट की ये ट्रिक नोटिस कर लेता है और वो उसे मारने लगता है और तभी उस गैराज में FBI की टीम रेड मारती है और उन सबको उस बॉम्ब के साथ वहीं अरेस्ट कर लेती है। नेट की इस समझदारी से कोई गन फाइट या एक्सप्लोजन नहीं होता और वो सक्सेसफुली इस मिशन को पूरा करता है। नेट जब अगले दिन ऑफिस ज्वाइन करता है तब FBI के डायरेक्टर और उसके बॉस समेत सभी लोग उसका वेलकम करते हैं और उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखते हैं। नेट एंजेला को बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसे टेक्सास के ऑफिस में भेजा जा रहा है और एंजेला इस न्यूज से बेहद खुश होती है। और मूवी के एंड में हम जॉनी को एक क्लासरूम में देखते हैं जो अब व्हाइट गैंग छोड़ चुका है और कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को रेसिज्म और एक्सट्रीमिस्ट लोगों से दूर रहना सिखा रहा है। और नेट शहर छोड़ने से पहले जॉनी के इस न्यू वर्जन से मिलके बेहद खुश होता है। एक और ऐसी ही अंडरकवर एजेंट मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।